फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ डैश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। तो क्या चीज़ जो होती है जिसको फोर्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, तो उसको कहते हैं पुश या पुल। तो याद रखिएगा, कोई भी पुश और पुल अगर ऑब्जेक्ट पे होता है तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट, अगर फोर्स की आपसे यूनिट पूछी जाए तो फोर्स की यूनिट याद रखिएगा न्यूटन होती है, NEWTON। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ। तो देखिए किसके एक्शन से मोशन आता है बॉडी में, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि फोर्स के एक्शन से, मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ नेट फोर्स, एक बॉडी में क्या आएगा, मोशन आ जाएगा। तो आंसर विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स। ठीक है, वो भी नेट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला गया है फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए कोई भी अगर मान लीजिए बॉडी है और इस बॉडी में सेम डायरेक्शन में फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, मान लीजिए इधर से 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है और नीचे से भी जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी कितना है, 10 न्यूटन है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है। तो क्या होगा, दोनों फोर्सेज टोटल ऐड हो जाते हैं। तो जब टोटल फोर्स देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 20 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर अपोजिट में फोर्स लग रहे होते हैं तो सब्सट्रैक्शन हो जाता है, मतलब दोनों फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और नेट फोर्स इस केस में क्या हो जाता, जीरो हो जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जब आप देखेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन बोला गया है तो इसमें हो जाएगा ऐड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही चीज़ बोल दी गई है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इक्वल फोर्स की बात अगर करी जाए, मान लीजिए दो फोर्स हैं और दो इक्वल फोर्स हैं, अगर मान लीजिए इक्वल नहीं भी हैं तो जैसे ये हो गया F1 और इधर से जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ F2। तो अगर आपसे नेट फोर्स पूछा जाएगा तो दोनों के बीच में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2, मतलब दोनों में क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा गया द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द डैश इफ द टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। तो देखिए एक बॉडी है जिसपे अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों फोर्सेस क्या दे दिए गए हैं, इक्वल। तो हम लोग मान लेते हैं इक्वल फोर्सेस 10 न्यूटन के हैं। अब आपको बताना है नेट फोर्स क्या हो जाएगा। तो 10 और 10 अपोजिट लग रहे हैं तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब जो नेट फोर्स आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली, 6 पे फिर से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस्ड बाय। तो स्ट्रेंथ जो फोर्स का होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। जैसे 10 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, तो 10 न्यूटन जब दिया हुआ है तो इसमें 10 क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है और न्यूटन क्या है, इसकी यूनिट है। तो स्ट्रेंथ मतलब होता है वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा है इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन। तो कोई भी इफेक्ट की अगर बात करी जाएगी, कोई भी इफेक्ट की बात करी गई है, फोर्स का इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, तो देखिए मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इफेक्ट होता क्या है। इफेक्ट का मतलब होता है कि क्या चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं। तो बॉडी हो सकता है, बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता है, बॉडी की स्पीड चेंज हो जाए, बॉडी का शेप चेंज हो जाए। तो ये तीनों चीज़ें तब चेंज हो सकती हैं जो बॉडी का मैग्नीट्यूड भी अगर चेंज हो या हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो। तो दोनों ही इसमें ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मतलब मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी इफेक्ट चेंज होता है फोर्स का बॉडी पे, और साथ ही साथ डायरेक्शन के चेंज होने से भी, मतलब डायरेक्शन से भी, डायरेक्शन अगर मान लीजिए बॉडी में कोई पहले से लग रहा था और हम लोग ने क्या किया, अचानक से डायरेक्शन बदल दिया, तो बॉडी का जो मोशन होगा वो दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इफेक्ट में चेंज आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या दिखा गया है। तो देखिए कोई भी इफेक्ट की बात जब भी करी जाएगी, कोई भी फोर्स के इफेक्ट की बात करी जाएगी, तो याद रखिएगा नेट फोर्स की बात करी जाएगी। बॉडी में तब तक ही फोर्स का इफेक्ट रहता है जब तक बॉडी में एक नेट फोर्स लग रहा हो। जैसे मान लीजिए इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से बॉडी में भी एक और 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों 10 न्यूटन मिलके क्या हो जाएंगे, 0 न्यूटन हो जाएंगे। तो इस बॉडी में कोई भी चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा फिलहाल हम लोग को, मतलब चेंज इन पोजीशन तो नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी में नेट फोर्स क्या हो गया, बॉडी में नेट फोर्स हो गया 0। सिर्फ शेप में चेंज आ सकता है, तो मतलब सिर्फ एक इफेक्ट ऐसा होगा जो नेट फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, बाकी जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, नेट फोर्स पे डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला क्या गया है, इसमें कहा गया है लीव्स और फ्रूट्स
फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू, आप लोग ने देखा होगा जो पत्तियां होती हैं वो पेड़ में जब लगी होती हैं तो फिर नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी फल है अगर ऊपर लगा हुआ है तो वो नीचे गिरेगा ज़मीन पे। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो बहुत बेसिक सा सवाल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के पास एक ग्रेविटी है, अर्थ के पास एक फोर्स है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला गया है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, जैसे बॉडी जो थी वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो भी सेम डायरेक्शन में लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे, जिस डायरेक्शन में बॉडी पहले से मूव कर रही थी अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तो जो स्पीड होगी बॉडी की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बहुत बेसिक सा सवाल है क्योंकि फोर्स क्या हो रहा है, मोशन को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले ये भी देख लेते हैं, द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल चेंजेस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसी में कहा जाए कि बॉडी जो थी वो इस डायरेक्शन मूव कर रही थी और हमने जो बॉडी फोर्स लगाया वो इधर की ओर लगा दिया, तो देखिए अपोजिट हो गए। जब अपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट फोर्सेस के केस में या ये कह सकते हैं कि बॉडी का मोशन जो था उसके अगेंस्ट अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो क्या करेगा, स्पीड को कम कर देगा, स्पीड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ। तो देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है, या तो स्पीड चेंज हो रही है या तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि किस चीज़ में चेंज आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे देयर इज़ अ चेंज इन मोशन। ठीक है, मोशन में चेंज आ रहा है तो इसको क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर हो जाएगा मोशन। अब यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ रेस्ट की अगर बात की जाए तो स्टेट ऑफ मोशन में हमने देखा कि बॉडी में अगर वेलोसिटी का चेंज आए, बॉडी के डायरेक्शन में चेंज आए तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है बॉडी जहाँ पे रखी थी वहीं की वहीं अगर रखी रह जाए, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या मान के चलेंगे, उस केस में मान के चलते हैं कि बॉडी किस में है, बॉडी में जीरो स्पीड है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट कब होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट तब होता है जब बॉडी मूव नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, आपको बताना है इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। तो कुछ इफेक्ट्स दिए गए हैं फोर्स के। अ फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, बिल्कुल सही है। अगर हमने फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट पे थी तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन तो होगा। नेक्स्ट में बोला गया है फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग, बिल्कुल सही है। मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, कौन, फोर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर हम लोग चेंज कर दें, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर दें तो जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डी पार्ट देख लेते हैं, डी पार्ट में क्या बोला गया है, फोर्स डज नॉट चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या शेप को चेंज नहीं कर सकता, फोर्स शेप को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे डज नॉट लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है इट इज़ द डैश फोर्स दैट इनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी। तो जैसे हम लोग मूव करते हैं, हम लोग की बॉडी बेंड होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो एक फोर्स इन्वॉल्व होता है हमारी बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ठीक है, बॉडी से रिलेटेड है तो ये क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ डैश इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। देखिए मस्कुलर नाम से ही पता चल रहा है मसल्स का एक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आपको याद रखना है दो तरीके के और फोर्स होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट। तो मस्कुलर फोर्स कैसा एग्जाम्पल है, मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल होता है क्या, मस्कुलर फोर्स। और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स पूछे जाएँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन आपको याद रखना है कि मस्कुलर फोर्स पूछा गया है तो मस्कुलर फोर्स किसका एग्जांपल है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें कहा गया द फोर्स विच ऑलवेज रेजिस्ट द मोशन
ठीक है, तो ऐसा फोर्स जो हमेशा मोशन को रेजिस्ट करेगा उस फोर्स को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अभी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन। देखिए फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन पूछी गई मेनली, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जो बॉडी है, अगर बॉडी मान लीजिए इस डायरेक्शन मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कहा गया है अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए मैग्नेट जो है, अगर एक मैग्नेट है ये दूसरे फोर्स पे फोर्स मतलब एक्सर्ट करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों ही साउथ पोल हैं, दोनों ही सेम पोल्स हैं, लाइक पोल्स हैं, तो ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब ये समझिए कि दोनों में कांटेक्ट नहीं हुआ, दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, फिर भी दोनों के बीच में क्या एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है। और ऐसे केस में हम लोग जो फोर्स यूज़ करेंगे उसका एक नाम क्या होगा, दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट। तो मैग्नेट जैसे है, मैग्नेट की अगर हमने अभी बात करी थी, तो मैग्नेट अभी हमने देखा था, अगर दोनों सेम पोल्स होंगे, दोनों अगर लाइक पोल्स होंगे, तो मैग्नेट क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, दूर दूर भागेंगे एक दूसरे से। लेकिन अगर मान लीजिए एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल आसपास ले आए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और साथ ही साथ रिपल्सिव भी हो सकता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19 में बोला गया है ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, दिस फोर्स इज कॉल्ड। देखिए अर्थ की तरफ कोई भी चीज़ अट्रैक्ट हो रही है तो वो किस फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रही है, तो बहुत ईजी है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब आपको बताना है फ्रिक्शन फोर्स का एग्जाम्पल इसमें क्या है। अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में बोला गया है वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप, ये भी बिल्कुल सही है, सेम एग्जाम्पल हो गए। सी ऑप्शन देख लेते हैं, अ कार और स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, तीनों में ही कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में बोला गया है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसा एग्जाम्पल है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा है हम लोग को अट्रैक्ट करती है, कभी रिपेल नहीं करती है। हम लोग हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कभी किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि हम लोग अर्थ से दूर जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा अर्थ अपने तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया डैश आर कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर में डिफरेंस, मतलब जो एयर प्रेशर होता है उसमें डिफरेंसेस जब आते हैं तो उसकी वजह से कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो विंड्स भी होती हैं और साथ ही साथ साइक्लोन्स भी आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो विंड्स एंड साइक्लोन बोथ आर करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें कहा गया द डैश एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर की मेनली डेफिनेशन पूछी गई है, तो आपको याद रखना है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। और जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, तो यूनिट क्या बन जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाती है। दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, और इसी का हम लोग ने एक नाम दे दिया क्या, पास्कल। तो इसको चाहे पास्कल बोलें चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलें, बात एक ही है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, और वी कैन से थ्रस्ट। देखिए थ्रस्ट क्या होता है, एक नया वर्ड आता है थ्रस्ट, तो थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे, किसी बॉडी के सरफेस पे परपेंडिकुलरली कोई फोर्स एक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। तो ज़्यादा एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे तो ये हो जाएगी प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर इज थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन 24 में बोला गया है द स्मॉलर द एरिया द प्रेशर और सरफेस फॉर द सेम फोर्स। देखिए आपको बताना है अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो हमको पता है प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ फोर्स अपॉन एरिया। मतलब क्या हुआ कि हमको पता चल रहा है प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एरिया कम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया देखिए क्वेश्चन में कि स्मॉलर द एरिया, मतलब एरिया को कम किया गया, तो अगर एरिया को कम कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा,
इंक्रीज़ हो जाएगा। और बहुत सारी एप्लीकेशंस इसकी होती हैं जो हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे नेल की एप्लीकेशन, नेल का जो आपने एक पोर्शन देखा, आगे वाला पोर्शन जो देखा होगा पॉइंटेड होता है। वो पॉइंटेड क्यों लिया गया? क्योंकि पॉइंटेड है, इसका मतलब उसका एरिया बहुत कम है। एरिया बहुत कम है तो प्रेशर क्या लगेगा? बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब बहुत आसानी से वो किसी भी चीज़ में इंसर्ट करी जा सकती है। ठीक है, तो इस केस में जो आंसर हो जाएगा वो लार्ज प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। करेक्ट फॉर्मूला बताना है कौन सा है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई यूनिट बतानी है, ये भी हमने आपको बताई। एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है, और इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, जैसे बार होती हैं, सेंटीमीटर ऑफ एचजी होती है, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, उसके बारे में हमको अभी नहीं जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। वाई द टूल्स मेंट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव अ शार्प एजेस। तो अभी देखिए हमने आपको बताया था कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि देखिए शार्प एजेस हैं, और जो शार्प एजेस हैं इसका मतलब जो क्रॉस सेक्शन जो भी एरिया होगा उनका, शार्प एजेस का अगर आप एरिया देखेंगे तो बहुत पतला सा एरिया होता है, बहुत ही कम एरिया है, और एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही वो ज़्यादा लगा सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सो दैट द प्रेशर एक्टेड बाय देम इज मोर सिंस देयर एरिया इज़ वेरी लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें कहा गया है डैश एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इनर वॉल्स ऑफ इन्फ्लेटेड बैलून और अ ट्यूब। ठीक है, तो क्या एक्सर्ट करता है प्रेशर, मतलब प्रेशर कौन अप्लाई करेगा? ठीक है, किस पे अप्लाई कर रहा है? तो बैलून के वॉल्स पे, या ये कहा जाए कि कोई भी ट्यूब होता है उसके वॉल्स पे। ठीक है, जो भी दीवारें होती हैं, जो भी हमारे पास बर्तन है या जो भी चीज़ें हैं उसकी दीवारों पर कौन सी चीज़ एक्सर्ट करती है प्रेशर? तो एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। इसमें बोला गया है इन्वेलप ऑफ एयर इज नोन एज। तो इन्वेलप ऑफ एयर को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। इसमें बोला गया है टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन। ठीक है, तो अगर बो को स्ट्रेच करना है तो आर्चर क्या करता है? एक फोर्स अप्लाई करता है, जिससे किस चीज़ में चेंज आता है? तो जो चेंज आता है दैट इज इन चेंज इन शेप। तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट बी है इसी का। पार्ट बी में क्या बोला गया है? द फोर्स अप्लाइड बाय आर्चर टू स्ट्रेच द बो। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेच हो रहा है बो, वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? मतलब वो कौन कर रहा है? पर्सन कर रहा है, मतलब उसके मसल्स कर रहे हैं। तो कौन सा फोर्स लगेगा? मस्कुलर फोर्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो मस्कुलर फोर्स इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट सी है। इसमें कहा गया है द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो आपको याद है मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल था। और मस्कुलर फोर्स कैसा फोर्स होता है? तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो आप मस्कुलर फोर्स भी लिख सकते हैं आंसर में, या आप कॉन्टैक्ट फोर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट डी है। डी में क्या बोला गया है? वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड दैट्स ड्यू टू ऑफ एयर। तो बताना है मेनली कि किसकी किसकी कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो फोर्स लगते हैं, ठीक है, जो भी फोर्स लग रहे हैं इस पर, वो दो तरीके के होंगे। एक तो ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि देखिए जो हमारे पास बाण था, धनुष बाण आप लोग ने देखा होगा, जैसे बाण है अब ये निकल चुका है धनुष से। ठीक है, ये धनुष से निकल चुका है, तो इस पर एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा हो, क्योंकि उसका वेट है कुछ ना कुछ। तो ये नीचे की ओर इस पर एक फोर्स लग रहा है, जिसको कहेंगे ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। और साथ ही साथ जो एयर होगी, एयर क्या करेगी? इसके मोशन को अपोज करेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स के केस में आ जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके के फोर्स लगेंगे। पहला हो जाएगा ग्रेविटी फोर्स जो अर्थ लगाएगी, और साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स जो एयर अप्लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में क्या बोला गया है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। तो हमको क्या करना पड़ेगा रोप पे? तो हम लोग को रोप पे क्या करना पड़ेगा? तो रोप पे एक मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज बॉडी। ये पूछा गया है क्या करती है अनचार्ज बॉडी को? तो चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करती है अनचार्ज बॉडी को। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। अगर कोई भी लोडेड ट्रॉली है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा? मेन चीज़ आपको ये बतानी है। तो या तो पुश कर सकते हैं टू मूव, कोई भी लोडेड ट्रॉली है उसको अगर मूव कराना है तो या तो हम उसको पुश कर सकते हैं, या तो उसको पुश कर दें वो मूव कर जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी में देखिए क्या बोला गया है। अच्छा, जो डी ऑप्शन है उसमें एक और चीज़ हो सकती है। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल वी हैव टू पुल एट द रोप। यहाँ पे हम लोग पुल अगर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग पुल करेंगे रोप को। क्या करेंगे? रोप की तरफ हम लोग एक पुल टाइप का फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मस्कुलर फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन किस टाइप का मस्कुलर फोर्स? तो पुल वाला फोर्स लगेगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट डी। पार्ट डी में बोला गया है नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट डैश एट नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ये तो आपको पता ही होगा कि नॉर्थ पोल अगर मैग्नेट का है तो वो दूसरे के नॉर्थ को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। क्वेश्चन 32 में देखिए क्या बोला गया है। 32 में बोला गया है इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। ठीक है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। तो आपको देखिए दो तीन चीज़ें बतानी है। क्या बताना है कि एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स मतलब फोर्स लगा कौन रहा है, ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स मतलब किस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ उस फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है। तो तीन बातें यहाँ देखिए बतानी है। जैसे पहला जो फोर्स दिया गया है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन, तो एजेंट कौन है, तो एजेंट हमारे मसल्स हैं। तो मस्कुलर फोर्स लगा रहे होंगे, फोर्स किस पे लगा रहे हैं, तो लेमन पे लगा रहे हैं। क्या चेंज हो रहा है लेमन का, तो लेमन का शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन टेकिंग आउट अ पेस्ट फ्रॉम अ टूथ पेस्ट। अब देखिए पेस्ट कौन निकाल रहा है, पर्सन निकाल रहा होगा। इसका मतलब कौन सा फोर्स लग रहा होगा, मस्कुलर फोर्स लग रहा होगा। किस पे लग रहा है, तो टूथ पेस्ट ट्यूब पे मस्कुलर फोर्स लग रहा है। और क्या चेंज हो रहा है, तो इस केस में भी शेप चेंज हो रहा है। नेक्स्ट में देख लेते हैं अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज़ ऑन अ हुक। मतलब कुछ इस तरीके का केस है कि ये मान लीजिए अगर कोई फिक्स्ड सरफेस है और ये स्प्रिंग जो है वो कुछ ऐसे लटकी हुई है और साथ ही साथ इसमें एक यहाँ पे एक मतलब एक बॉब भी लटका हुआ है, एक लोड भी लटका हुआ है। ठीक है, अब देखिए फोर्स लगाया किसने, क्योंकि एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ये बॉब। ठीक है, ऑन विच इट एक्ट्स ऑन स्प्रिंग, स्प्रिंग पे एक्ट करेगा। और क्या चेंज करेगा, तो स्प्रिंग का शेप चेंज कर देगा। मतलब स्प्रिंग को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा उसकी लेंथ। ठीक है, या कह सकते हैं स्ट्रेच कर देगा स्प्रिंग को, तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बोल देंगे इट्स शेप विल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट डी देख लेते हैं एन एथलीट मेकिंग अ जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। अब देखिए जंप लगाना है एथलीट को। जब एथलीट जंप लगाएगा तो एथलीट क्या करेगा, एथलीट फोर्स लगाएगा किस पे, अर्थ पे। तो फोर्स किसने लगाया, फोर्स लगाया एथलीट ने। किस पे लगाया, अर्थ पे लगाया। और हुआ क्या, हाइट तक वो जंप हो गया, जब मतलब उसमें मोशन आ गया, तो देयर विल बी अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल। देखिए ब्लैक स्मिथ आप लोग जानते होंगे, ब्लैक स्मिथ क्या करता है, हैमरिंग करता है। बहुत पहले लोहे को गर्म करेगा फिर उसको हैमर करेगा, क्योंकि जो आयरन होता है, आयरन का जो रॉड होता है वो बहुत बहुत हार्ड होता है, तो उसको थोड़ा सा सॉफ्टन करने के लिए उसको हीट किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। अब देखिए पूछा गया है वो जो फोर्स अप्लाई किया ब्लैक स्मिथ ने वो क्या करेगा, मतलब आयरन पीस को। तो वो करेगा क्या, वो आयरन पीस के शेप को चेंज कर देगा। तो इट विल चेंज द शेप ऑफ आयरन पीस। तो इसमें चेंज इन शेप वाली चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 में क्या बोला गया है, एन इन्फ्लेटेड बलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। तो देखिए जो भी बैलून था उसको सिंथेटिक क्लॉथ में जब आप रब करेंगे तो क्या होता है, बैलून में चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, बैलून में क्या डेवलप हो गए, चार्जेस डेवलप हो गए। अब क्या होगा, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक्स टू द वॉल। अब जैसे ही आप इसको वॉल पे चिपकाने की कोशिश करेंगे, वॉल के पास लेके जाएंगे, चिपक जाता है। क्यों, क्योंकि हमको पता है व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल, कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा। ये तो हमको पता है, क्योंकि ये चार्ज बॉडी है बैलून और ये बॉडी कैसी है, अनचार्ज है, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, इस पर स्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोला गया है नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। तो आपके हाथ में एक बकेट है। ठीक है, तो बताना है कौन कौन से फोर्सेज उस पर एक्ट कर रहे हैं बकेट पे। ठीक है, डिस्कस वाई द फोर्सेज एक्टिंग ऑन बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, जैसे बकेट की अगर बात करें तो बकेट पे देखिए दो फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे। एक फोर्स तो हम लगा रहे हैं, नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल था और ये हमारे पास क्या थी, बकेट थी। अब बकेट पे एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा है जिसको कहेंगे mg। ठीक है, जो हमारे पास वेट है बकेट का। इसके बाद हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, और किस डायरेक्शन लगा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, बराबर है, तो जो नेट फोर्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया, जिसकी वजह से स्टेट में मतलब मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ पाएंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं।
क्वेश्चन 35 में बोला गया है रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। तो देखिए रॉकेट को लॉन्च किया गया है, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट का केस है। नेम द टू फोर्सेस। अब देखिए रॉकेट पे कौन से दो फोर्स लग रहे होंगे, बहुत सिंपल सा है, रॉकेट क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ये एयर के अगेंस्ट कुछ काम करेगा, तो एयर इस पर कुछ काम करती है, एक फोर्स लगाती है जिसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एयर इस मोशन को अपोज करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और साथ ही साथ अर्थ क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही होगी, तो वो कौन सा फोर्स लगा रही है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, फर्स्ट इज फ्रिक्शन फोर्स एंड सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद इट्स नोजल केप्ट इन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ठीक है, बबल्स के फॉर्म में एयर जो होती हैं वो उसमें आपको दिखाई पड़ सकती हैं। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑफ द ऑन द बल्ब द वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर। आपने देखा होगा, अगर आपने इंक भरी होगी कभी ड्रॉपर से किसी पेन वेन में, तो आपने ये चीज़ देखी होगी। तो ये जो फिनोमेना होता है किसके प्रेशर की वजह से होता है, तो दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं, इसमें बोला गया है फिगर 11.1 टू बॉयज ए एंड बी आर शोन अप्लाइंग फोर्स ऑन अ ब्लॉक इन इफ द स्टेटमेंट मूव टूवर्ड्स द राइट। अब कहाँ मूव कर रहा है, राइट की तरफ मूव कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए अगर ये राइट की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो ए फोर्स लगा रहा था वो ज़्यादा था, बी फोर्स जो लगा रहा था वो कम था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ए फोर्स जो लगा रहा होगा, ए के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला गया है द सर्किट शोन इन फिगर 11.2। ये जो सर्किट है इसमें पूछा गया है मेनली कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ हैमर। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज कॉल्ड हैमर, दिस इज कॉल्ड गोंग। ठीक है, तो आपको हैमर बताना है कौन सा फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है। तो हैमर जो फोर्स अप्लाई करता है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉइल लगी हुई है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला फिनोमेना होता है जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है हैमर इस पर। ठीक है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इसका अगला थर्ड क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर, ठीक है, समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट। तो हेयर जो होते हैं वो दूर भागने लग जाते हैं। कभी भी आप ड्राई वेदर में ये चीज़ देखिएगा तो ये होता किस वजह से, क्योंकि चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, वही चार्ज वाली फिनोमेना हो जाएगा। तो इस केस में क्या बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे। और ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं जब आप कॉम्बिंग करते हैं तो जो भी आपकी कंघी है, जो भी कॉम्ब है, उसको अगर आप वाटर की स्ट्रीम के पास लेके जाएं तो वाटर की स्ट्रीम में जो भी स्ट्रीम आ रही होगी, जो भी पानी बहने वाली जो स्ट्रीम होगी, पतली सी धार जो होगी, उसको उसके अगर पास में हम लोग कॉम्ब को लेके जाते हैं तो धार के डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों चार्जेस और दोनों अपोजिटली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से वो होती जो उसकी धार होगी वो रिपेल हो जाएगी और दूर भागेगी कॉम्ब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसमें पूछा गया है प्रेशर से रिलेटेड कौन सी बात सही है। तो देखिए आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो है ये हमारा प्रेशर का सरफेस है। जो सरफेस आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारा बिल्कुल सबसे ऊपर का सरफेस है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट देख रहे हैं आप लोग, इसको H1 मान लें। यहाँ से B वाले की हाइट मान लेते हैं H2, और यहाँ से जो C वाले की हाइट है वो है H3। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, H3 वाली सबसे ज़्यादा हाइट है। जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है टॉप मोस्ट सरफेस से, उस पर प्रेशर भी सबसे ज़्यादा लगता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे लग रहा होगा, C पे, फिर B पे, और सबसे कम प्रेशर किस पे लग रहा है, A पे लग रहा है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर द रिपल्शन कुड बी ड्यू टू। तो देखिए रिपल्शन किस वजह से हो सकता है, तो हमको पता है रिपल्शन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो सकता है या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ में बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज केस ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, तो ग्रेविटी, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, बाकी जितने तीनों दिए गए हैं वो कैसे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वाटर टैंक की बात पूछी गई है, 4 टैप्स दिए गए हैं ABCD, और पूछा क्या गया है द वाटर विल फ्लो आउट एट द सेम प्रेशर। पूछा गया कौन सेम प्रेशर से ब्लो आउट होगा, मतलब बाहर निकलेगा पानी सेम प्रेशर से। तो देखिए जिसकी हाइट सेम है, B और C की हाइट सेम है, तो B और C में जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, जिससे पानी निकलेगा वो सेम प्रेशर से निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, द प्रेशर इज इन 3 डिफरेंट वेज ऑन टेबल आर शोन।
द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्रिक ऑन द टेबल विल बी। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब आप देख रहे हैं और इस केस में जो आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा एरिया सबसे पहले आपको समझना है किस केस में होगा। जहाँ एरिया सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर सबसे कम लगेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। तो आपसे मैक्सिमम पूछा गया है कि मैक्सिमम कहाँ प्रेशर होगा। ठीक है, प्रेशर सबसे मैक्सिमम वहाँ पे होगा जहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो सबसे कम होगा। अब देखिए इस केस में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, और ये पोर्शन सबसे कम छू रहा है अर्थ के साथ में या जो भी चीज़ है उसके साथ में, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे कम फर्स्ट केस में है। तो फर्स्ट केस में सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्या, प्रेशर। ठीक है, तो अगर यहाँ बात करी जाए तो मैक्सिमम इन पोजीशन ए हो जाएगा, थोड़ा सा कट गया है यहाँ पे, तो मैक्सिमम इन पोजीशन ए विल बी द प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ डो इज रोल्ड इनटू अ फ्लैट चपाती, नेम द फोर्स एक्सर्टेड टू चेंज द शेप ऑफ डो। तो डो का शेप चेंज करने के लिए जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का नाम आपको बताना है क्या है। तो बहुत सिंपल सा फोर्स है, क्योंकि हमारे मसल सप्लाई कर रहे हैं तो उस फोर्स को क्या कहेंगे, दैट फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मस्कुलर फोर्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी अप्लाई अ फोर्स वाइल वॉकिंग। तो हम लोग जब चलते हैं तो कहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अर्थ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम लोग अर्थ पे एक्शन देते हैं तो अर्थ क्या करता है, हम पे रिएक्शन देता है, जिससे हमारा मूवमेंट हो पाता है बॉडी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल इज पुशिंग अ बॉक्स टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक लड़की है, ये क्या कर रही है, इस बॉक्स को ईस्ट डायरेक्शन में मूव करा रही है, मतलब इधर की ओर फोर्स लगा रही है। क्या कहा गया, इन विच डायरेक्शन शुड हर फ्रेंड पुश द बॉक्स सो दैट इट मूव्स फास्टर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर देखिए सेम डायरेक्शन मूव कराना है, वो भी और तेज मूव कराना है, तो क्या करेंगे, फोर्स जो दूसरे दोस्त को लगाना है वो भी सेम डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सेम डायरेक्शन, मतलब टुवर्ड्स ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है, इन सर्किट शोन इन फिगर 11.6 व्हेन द की इज क्लोज्ड द कंपास नीडल प्लेस्ड इन द मैच बॉक्स डिफ्लेक्ट। तो की अगर क्लोज कर दी जाएगी, ये की होती है, इसको अगर बंद कर देंगे मतलब सर्किट ऑन हो गया, मतलब करंट फ्लो होने लग जाएगी। करंट फ्लो लग जाएगी तो एक फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तरीके का मैग्नेट लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे देखिए मैग्नेट है और साथ ही साथ करंट कैरिंग कॉयल है। करंट कैरिंग कॉयल क्या होती है, अब देखिए यहाँ पे एक करंट कैरिंग कॉयल इस तरीके की कॉयल आपको दिखाई पड़ेगी। इस करंट कैरिंग कॉयल में अगर करंट मतलब कोई भी कॉयल है उसमें अगर करंट पास करी जाती है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी किस पे, मैग्नेटिक कंपास नीडल पे। तो इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा वो कैसा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ड्यूरिंग ड्राई वेदर क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर ऑफन स्टिक टू स्किन, विच टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमेना। तो देखिए बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, चार्जेस वाला फिनोमेना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा। वाइल सीविंग ग्रेन्स, ठीक है, स्मॉल पीस फॉल डाउन, तो फॉल डाउन मतलब नीचे गिर रहे हैं, तो नीचे अगर गिर रहा है कोई भी चीज़ तो किस वजह से गिरेगी, किस फोर्स से गिरेगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन डस्ट पार्टिकल्स। तो बिल्कुल बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी सभी पार्टिकल्स पे एक्ट करते हैं, तो डस्ट पार्टिकल पे भी एक्ट करेंगे, मतलब जिसके पास मास होता है उन सभी पार्टिकल्स पे फोर्स एक्ट करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गैस फिल्ड बैलून मूव्स अप। तो गैस फिल्ड बैलून आपको पता है, ठीक है, हॉट गैस अगर उसके अंदर भरी होगी तो वो ऊपर जाएगा। इज द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज लार्जर और स्मॉलर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए अगर ऊपर मोशन हो रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, कम है। ठीक है, तो एफ यू इज ग्रेटर देन एफ डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस। तो बिल्कुल सही है, चाहे स्पेस हो चाहे कोई भी जगह हो, वो यूनिवर्सली अप्लाई होता है, मतलब कोई भी दो मासिव बॉडीज़ हैं, कोई भी दो ऐसी बॉडीज़ हैं जिनके पास मास है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर अप्लाई होगा। और कैसा ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो अप्लाई होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे, तो अगले लेक्चर पे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए मल्टीपल चॉइस सेशन के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।